मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर मसाज करवाते वीडियो वायरल। काशी तमिल संगमम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। उधर मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सत्येंद्र जैन जो है तिहाड़ जेल के अंदर जो है मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और साथ ही एक व्यक्ति से अपने हाथ पैरों की मसाज ले रहे हैं, जहां सत्येंद्र जैन कुछ अपने कागजातों में भी जो है पढ़ाई लिखाई की बातें भी उसमें पढ़ रहे हैं। तो साथ ही अब देखना है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें अब ये देखना है कि आम आदमी पार्टी पे सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी में राजनीति में जो है भूचाल आया हुआ, दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से तमाम पार्टियां जो है प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अलग से निशाने पर साध रही है कि जिस तरीके से तिहाड़ जेल के अंदर से वीडियो वायरल हो रही है कि 6 महीने से तिहाड़ जेल के अंदर सत्येंद्र जैन मंत्री हैं और वो जेल के अंदर। तो आखिरकार ये वीडियो जो वायरल हुई है कि इस पर पहले भी कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई थी कि कोर्ट ने कहा था कि जो वीडियो वायरल हो रही है इनको जो है पूरी तरीके से रोका जाएगा। वहीं अब जो है बात कही जाए तो ईडी की तरफ से ईडी जो है पूरी तरीके से वीडियो को जो है कोर्ट के अंदर पेश करने की बात कर रहे हैं। अब ये देखना होगा जिस तरीके से कोर्ट के अंदर से वीडियो वायरल हो रही है, तो उसमें सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से की जो निशान पूरी तरीके से घेरा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनावों की नजदीकियां बढ़ रही है, तो इसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तिहाड़ जेल के अंदर से आखिरकार इतनी बड़ी जो जेल है उसके अंदर से मंत्रियों की जो वीडियो है वायरल हो रही है, मसाज होते हुए की जो फुटेज है वो वायरल हो रही है। इस तरह से इसमें जो है कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल पे जो है निशानों पे खड़ी हो रही है। तिहाड़ जेल के अंदर से जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हो रही थी। तो इससे पहले आपको बता दें कोर्ट ने पूरी तरीके से इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि सत्येंद्र जैन की जो वीडियो वायरल हो रही है, जो फुटेज वायरल हो रही है, इससे 6 महीने के अंदर से जेल के अंदर से ये जो है वीडियो वायरल हुई। तो उसको देखना भी है कि जिस तरीके से कोर्ट में पेशी की जो बात कही गई थी ईडी की तरफ से कि ईडी ने कहा है कि इन वीडियो को जो है कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन अब इसमें यही सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी जो है खड़ी हो गई है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे नेता जो है मंत्री जो है इसमें जो है मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से जो है इसमें जिंदगी जो जी रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, आखिरकार उसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आरोप लगाते नजर आ रही है। कैमरामैन शेंकी के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार को वाराणसी दौरे पर रहे हैं, जहां उन्होंने दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम का शुभारंभ किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी बबीता रयाल। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा था, तो वहीं आपको बता दें कि आज काशी तमिल संगमम का आज वो उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था वो था प्रधानमंत्री का लुक। तो हमेशा ही वो अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, तो इस बार भी वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे, क्योंकि जिस तरह से तमिल को उन्होंने साधने की कोशिश की है। वहीं आपको ये भी बता दें 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले ही बीजेपी सक्रिय हो गई है, तो राहुल गांधी भी क्योंकि दक्षिण से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो दक्षिण के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि ये दाव भी काफी ज्यादा बड़ा है बीजेपी की तरफ से। तो आज काशी और तमिल का संगमम का उद्घाटन करने पीएम नरेंद्र पहुंचे थे, तो उनका स्वागत करने के लिए जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि आनंदीबेन पटेल ने भी उनका भव्य स्वागत किया है। और साथ ही साथ क्योंकि लुक को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, तो आज उनका लुक जो है सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि उनके लुक्स को लेकर वो काफी चर्चाओं में थे। जब पीएम नरेंद्र मोदी जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर से उतरे, तो सबसे पहले उनके लुक की ही चर्चा हो रही थी, क्योंकि जब वो उतरे तो उन्होंने एक साउथ इंडियन लुक में थे। क्योंकि अक्सर ही वो चर्चा में इसलिए रहते हैं, कहा जाता है वो जनता से खुद को
जोड़ने का काम करते हैं और जनता से खुद को जुड़ने का काम भी करते हैं। तो इस बार उन्होंने तमिल के लोगों से जुड़ने का काम किया। तो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरे तो वो साउथ इंडियन लुक में थे। तो अब जैसे ही वो जनता के बीच पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वड़क्कम जनता और हर हर महादेव के नारे लगे। फिर उन्होंने जनता को संबोधित करना शुरू किया। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार तमिलनाडु से भी लोग बड़ी संख्या में काशी पहुंचे हैं। सबसे खास मकसद यही कहा जा रहा है इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो काशी और तमिलनाडु के विद्वानों, विद्यार्थियों और दार्शनिकों, व्यापारियों, कारीगरों और कलाकारों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाना और अपने श्रेष्ठ परंपराओं को साझा करना और एक दूसरे के अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना था। तो वहीं आपको ये भी बता दें जो इसका खास उद्देश्य था, जो खास मकसद था, तो शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार काशी तमिल संगमम का आयोजन 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक वाराणसी में किया जाएगा। तो इसका उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुरानी कड़ियों को फिर से तलाशना और उनका उत्सव मनाना है। तो एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जो देखा जाए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है जिसके द्वारा काशी से जो है तमिल के लोगों को, दक्षिण के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी कई बार पीएम नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता जो बीजेपी के हैं वो दक्षिण में पहुंचे हैं। दक्षिण में उन्होंने रैलियां की है, जनसभा को भी संबोधित किया है। यानी कि 2024 के लिए अभी से रणनीतियां तैयार की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को साधा जा सके। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज काशी और तमिलनाडु के लोगों को साधने की कोशिश की गई है, इसका फायदा बीजेपी को आगे कितना मिल पाता है। कैमरा पर्सन शैंकी के साथ मैं बबीता रियाल, इंडिया वॉइस। श्रद्धा मर्डर केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस मामले से जुड़े अहम सबूत जुटाने में लगी है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब के घर में मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में लिया है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस पर पल पल की अपडेट दे रही हमारी सहयोगी आकांक्षा त्रिपाठी। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई उसके बाद कई सारे खुलासे हुए, आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया। 6 महीने पहले का ये पूरा मामला है। लगातार इस मामले में पुलिस पूरी जांच कर रही है और कोशिश यही कर रही है कि तमाम कड़ियों को जुटाया जा सके और जो आफ्ताब है उसके खिलाफ ऐसे सबूत पुलिस को मिले जो कि कोर्ट में पेश होने पर आफ्ताब घोषित हो जाए आरोपी अपराधी। और देखिए लगातार इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस को ये जानकारी मिली है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की बॉडी को काटने के लिए बहुत ही हैवी शार्प कटर का यूज किया था और उसको ये भी पता था कि जब किसी की बॉडी को काटा जाता है तो उसमें से खून निकलता है और ऐसे में उसने उस खून के छींटे को साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया था। ये भी जानकारी मिल पा रही है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आफ्ताब इतना ज्यादा शातिर है कि वो अपने बयान लगातार बदल रहा है। पूरी तरह से पुलिस को सारी चीजें नहीं बता रहा है, आधी आधी चीजें, आधी आधी इंफॉर्मेशन दे रहा है और अभी पुलिस लगातार उसके कपड़ों को भी तलाश कर रही है। जिस समय श्रद्धा ने कपड़े पहने थे, जब उसकी हत्या की गई थी उस समय जो श्रद्धा ने कपड़े पहने थे उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर कौन से कपड़े थे, क्योंकि उनमें भी खून के छींटे होंगे और उनसे भी बहुत कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन आफ्ताब लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा है और ऐसी जानकारी दे रहा है ताकि पुलिस पूरे मामले का खुलासा ना कर पाए। आफ्ताब की चालाकियों को लेकर पुलिस लगातार एक्टिव है और टीमें कई सारी गठित की गई हैं। पूरी जांच इस मामले पे की जा रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो सके। कैमरामैन निकांत के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी। और आगरा के कस्बा फतेहाबाद में नगर पंचायत चेयरमैन, उसके भाई और बेटे पर ईओ को कमरे में बंधक बनाकर बिना बिल के भुगतान कराने के लिए अभद्रता और बंधक बनाने का आरोप लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मयंक त्यागी। सत्ता की हनक और गरिमामयी पद पर जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो भूल जाता है कि उसकी मर्यादा क्या है। ऐसी ही तस्वीर आगरा के फतेहाबाद के नगर पंचायत कार्यालय में देखने को मिली है, जहां पर चेयरमैन आशा देवी व उसके परिवारीजनों ने मौजूदा कल्पना वाजपेयी ईओ के साथ मारपीट, अभद्रता और कमरे में बंद कर दिया। बंधक बनाने की सूचना जब मौके पर पुलिस पहुंची और बंधक बनाने के लेकर जब प्रयासरत किया गया तो आशा देवी पुलिस से भी अभद्रता करने से पीछे नहीं उठी। फिलहाल पूरे मामले की तस्वीरें जब थाना स्तर पर पहुंची तो मौजूदा सीईओ के द्वारा आदेश कर कार्रवाई की गई है। लखनऊ में प्रशासन ने यजदान बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि आवंटियों की तरफ से
दाखिल याचिका में बड़े आरोप लगाए गए हैं और आज बड़ी कार्रवाई के तहत यजदार बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी चंदन वर्मा। याजदान बिल्डर पर आज एलडीए की कार्रवाई फिर एक बार शुरू हुई। आप देख सकते हैं मैं याजदान बिल्डर की बिल्डिंग पे खड़ा हूं। जिस तरह से ये जो है कार्रवाई की जा रही है, लगातार शासन और प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। नजूल की जमीन पर याजदान बिल्डर ने 6 मंजिल की जो है ये बिल्डिंग खड़ी कर दी। हालांकि इसमें जो रह रहे थे लोग, जो आवंटित थे, करीबन 36 आवंटी इसमें रह रहे थे, जिनको जो है पुलिस के द्वारा निकाला गया। हालांकि जब ये मामला जब इनको निकाला गया उसके बाद ये लोग 16 तारीख को जो आवंटी है ये हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की थी। हालांकि उस पर हाईकोर्ट ने जो है मौखिक आदेश जारी कर दिया था कि जो है कुछ दिन के लिए अभी बिल्डिंग पर काम रोक दिया जाए। हालांकि एलडीए ने काम तो रोक दिया था, लेकिन एलडीए का कहना था कि एलडीए को किसी भी तरह का हाई कोर्ट से कोई लिखित आदेश नहीं मिला था। उसके बाद आज एक बार फिर एलडीए ने जो है याजदान बिल्डर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखने वाली बड़ी बात होगी किस तरह से कार्रवाई करता है, इस बिल्डिंग को जमींदोज करता है या इसको जो है हल आधा तोड़ के ही ऐसे ही छोड़ देता है। लखनऊ से इंडिया वॉइस के लिए चंदन वर्मा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे और जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जनपदों के प्रवास कार्यक्रम में आज अल्मोड़ा जनपद के दौरे पर है। उधम सिंह नगर जनपद के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में आज आजीविका मिशन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का जनपदों का प्रवास कार्यक्रम सीधे तौर पर विकास से जुड़ा हुआ है। स्थानीय जनता के साथ साथ जिला अधिकारियों और जिला प्रशासन जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत यहाँ पर की जाएगी। राज्य में जो संचालित जो विकास की योजना है उन योजनाओं का फीडबैक जनता से लिया जाएगा। सरकार चाहती है कि 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शुमार हो तो कम से कम राज्य का समुचित विकास हर क्षेत्र में हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता से भी संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी जनहित की योजनाएं जनता के सुझावों पर तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि राज्य का हर दूरस्थ क्षेत्र राज्य की जो सरकार की जो योजनाएं उन योजनाओं से आच्छादित हो, उसका लाभ उन तक मिल सके। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के जनपद प्रवास कार्यक्रम का 3रा दिन है और अल्मोड़ा में कई विकास की योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री का दौरा राज्य के विकास से जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। कैमरामैन सुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुजफ्फरनगर में चल रहे खतौली विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों में आमने सामने की टक्कर है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद शर्मा खतौली कस्बे के बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी के चुनाव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। लोकसभा उपचुनाव के लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की थी, अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 40 लोगों की सूची शामिल की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश अध्यक्ष समेत कई 40 ऐसे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं, जो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में प्रचार और जनसभाएं करेंगे और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनके लिए जागरूक करेंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल पर भी जमकर साधेंगे निशाना। कई जनसभाओं का कार्यक्रम दौर लगा हुआ है। 5 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ साथ जनसभाओं का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। मुजफ्फरनगर में चल रहे खतौली विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों में आमने सामने की टक्कर है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद शर्मा खतौली कस्बे के बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी के चुनाव कार्यालय पहुंचे और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। खतौली उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के द्वारा अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है, जिसके चलते आज कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद शर्मा खतौली भाजपा कार्यालय पर पहुंचे,
जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह जमाने लद गए हैं जब कोई बाहुबल के नाम पर लोगों को डरा धमका कर लोगों की वोट लिया करता था। जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से बाहुबल अपने अपने बिलों में घुस गए हैं। वहीं उन्होंने आगे जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने पहले भी बाहरी प्रत्याशियों को स्वीकार नहीं किया और इस बार भी यही होगा। उन्हें जल्द ही वह 5 दिसंबर को मतदान के बाद बाहर का रास्ता दिखाएंगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के जो कदावर नेता हैं वो लगातार खतौली विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में जनता किस रुख अपना करेगी। उत्तराखंड के लिए शनिवार का दिन सड़क दुर्घटनाओं के नाम रहा, जिसमें 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में 20 से ज्यादा लोगों की मरने की सूचना प्राप्त हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। उत्तराखंड राज्य के लिए पिछले 24 घंटे बड़े दुखदायी कहे जा सकते हैं। लगातार राज्य में विभिन्न दुर्घटनाओं में कह सकते हैं कि कई लोगों की जान चली जा चुकी है। चमोली जनपद में 12 लोगों की जान सड़क दुर्घटना में गई है, 3 लोग उसमें भी घायल हुए थे। इसके अलावा टिहरी जनपद में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। देवाल में कह सकते हैं चमोली जनपद दूरस्थ क्षेत्र है, वहां पर नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है। आज उत्तरकाशी में एक और सड़क दुर्घटना में 4 से 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। और ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की जान इन सड़क दुर्घटनाओं में बनी है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार सड़क सुरक्षा के नाम पर लोगों को जागरूक करे ताकि दुर्घटनाएं कम से कम यहाँ पर हो, क्योंकि उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है और ऐसे में सचेत रहना बहुत जरूरी है, जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लगातार सरकार का प्रयास ये है कि लोग जागरूक रहें ताकि पहाड़ों में सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो। कैमरामैन नसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रयागराज में 37वीं अखिल भारतीय मैराथन में पुरुष वर्ग में शेर सिंह और महिला वर्ग में ओलंपियन सुधा सिंह ने जीत हासिल की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली इंदिरा मैराथन का आयोजन प्रयागराज में किया गया। आनंद भवन से शुरू हुई ये मैराथन करीब 42 किलोमीटर तक धावकों ने इस दौड़ को पूरा किया। इस दौड़ में जहां शेर सिंह सेना के उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं विक्रम और अनिल ने दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं अगर महिला वर्ग की बात करें तो सुधा सिंह ने इस दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये आयोजन खेल विभाग द्वारा, उत्तर प्रदेश खेल विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आनंद भवन से शुरू हुआ और अलग अलग रास्तों से होता हुआ 42 किलोमीटर की दूरी को तय किया। इस दौरान जगह जगह पर जहां स्टॉल लगाए गए थे वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धावकों के चिप भी लगाई गई थी ताकि उनकी जो टाइमिंग है वो नोट की जा सके। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के खेल विभाग द्वारा इंदिरा मैराथन के नाम से जो पिछले 37 सालों से आयोजित हो रहा है वो आयोजित की गई। इस बार जिस तरह से धावकों ने हिस्सा लिया, करीब 300 से ज़्यादा पुरुष धावक, वहीं करीब 150 से ज़्यादा महिला धावकों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें कहीं ना कहीं जो सुधा सिंह जो रायबरेली की हैं, उन्होंने महिला वर्ग में जहां प्रथम स्थान प्राप्त किया, वहीं पुरुष वर्ग में शेर सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन धावकों को कैश के रूप में 2 लाख रुपए प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को, वहीं 1 लाख रुपए दूसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले को दिया जा रहा है। इस पूरे आयोजन में खेल विभाग के जो मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, वो खुद मौजूद रहे और उन्होंने बाकायदा इसका उद्घाटन किया था। संपन्न कार्यक्रम होने के बाद इस प्रतियोगिता में जो विजेता है उनको बाकायदा मंत्री के द्वारा जो पुरस्कार राशि है और सर्टिफिकेट है वो दिया गया। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। बदायूं की थाना मूसा झाग के ग्राम गिधौल में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई है, जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश सक्सेना। क्षेत्र में थाना मूसा जाग के एक गांव में यहाँ पर सुबह ही आज एक मर्डर कर दिया गया। मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ये मर्डर पुरानी रंजिश को लेकर किया गया है। भाई आपको बताइए, कोटे की रंजिश को लेकर प्रार्थी ने वहां पर मूसा जाग थाने में एक एप्लीकेशन भी दी थी, जिस पर कोई संज्ञान न होने के बाद 16 तारीख को उसने मुख्यमंत्री के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें उसने साफ लिखा था कि हमारी थाने पर सुनवाई न होने के कारण हम आज मुख्यमंत्री को एक पत्र भेज रहे हैं, जिससे कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। भाई आपको बता दें कि आरोपियों के ने इतने हौसले बुलंद हो गए कि आज उन्होंने सुबह उसका मर्डर कर दिया। वहीं सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ये मूसा जाग थाना क्षेत्र के गिधौल से 1.5 किलोमीटर पहले की घटना है। कैमरामैन ओमवीर के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं।
हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन ने ताबड़तोड़ चेकिंग करते हुए 18 पोकलैंड मशीनों व 8 ट्रकों को सीज किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता। हमीरपुर जिला वैसे भी सुर्खियों पर रहा है। अवैध खनन को लेकर बीजेपी विधायक मनोज प्रजापति ने योगी आदित्यनाथ से की शिकायत लिखित की। इसके बाद बीती रात जिला प्रशासन ने खदानों पर जाकर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 18 पोकलैंड मशीनें और 48 ओवरलोड ट्रकों का किया चालान के बाद पूरे खदानों पर मचा हुआ है हड़कंप मचने के बाद हमीरपुर में ना ही रोड से अब ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं और रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ है। इंडिया वॉइस से रूपेश गुप्ता, हमीरपुर। बरेली में डेंगू और संदिग्ध बुखार के मामले जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के कारण जिले में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और कई सरकारी अधिकारी से लेकर कर्मचारियों को डेंगू अपने चपेट में ले चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। बरेली जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कई महीने हो गए हैं जिसको डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है, हर महीने दिन के बढ़ता जा रहा है। इससे अधिकारी, सरकारी अधिकारी के से लेकर कर्मचारी से सब गरीब जनता उससे पीड़ित है। संदिग्ध बुखार और डेंगू के मामले और मलेरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कई दावे आ रहे हैं, कई बड़े बड़े दावे आ रहे हैं कि उनके द्वारा यहाँ पे फॉगिंग कराई जा रही है, दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके बाद भी जो धरातल पे हम देख रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग बीमार हैं, गरीब बीमार है। सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, जितने भी डग्गा मार जो भी होते हैं, झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके यहाँ भी इस समय पूरी तरह से क्लिनिक भरे हुए हैं। और आपको बताएं सरकारी जो अधिकारी हैं और उनका कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी टीम जा रही है गांव-गांव, वहाँ पे चेकअप हो रहा है और लोगों को मतलब दवाइयाँ दी जा रही हैं और बाकायदा और उनकी तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है कि अपने घर के पास में पानी न जमा होने दे, क्योंकि डेंगू का मच्छर बताते हैं डॉक्टर की शाम को दिन के समय काटता है, अंधेरे में नहीं होता। जिसके बावजूद भी हम बताएं तो मामले यहाँ पे सामने नहीं आ रहे हैं, जो मामले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मामले हैं जिसमें नेता, अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी से लेकर सभी पीड़ित हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो डेंगू है वो इस समय बरेली में प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखा जा रहा है और जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के दावे अभी तक पोल खोल रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर के साथ मैं सनी गोस्वामी, इंडिया वॉइस। बीजेपी के विधायक के बिगड़े बोल। दरअसल बीजेपी एमएलए के लिए कोई मायने नहीं रखते यातायात नियम। बीजेपी विधायक ने यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। बीजेपी विधायक मनीष रावत बोले, लोकल में बैठा लेता है 3 हो जाते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा से विधायक सिधौली से मनीष रावत जो है दरोगा को फटकारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शासन द्वारा जो है यातायात के नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती से कहा जा रहा है। उसी क्रम में हर जगह जो है यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज सिधौली की मास्टर बाग चौकी में तैनात दरोगा जो है वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और जो सवारी ट्रिपलिंग कर रहे थे उनका चालान किया जा रहा है। उसी क्रम में एक चालक जो है 3 सवारी बैठा के मोटरसाइकिल पे पहुंचता है और तो उसका चालान कर दिया जाता है। इसी को लेके जब उसने अब विधायक से शिकायत की तो विधायक मौके पर पहुंच गए और वहां पे दरोगा को जमकर फटकार लगाने लगे और कहने लगे कि जो आसपास के लोग हैं उनको देखे रहिए और अगर ट्रिपलिंग कर रहे हैं तो पूछ लीजिए कि आखिर क्यों ट्रिपलिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें वहीं से उन्होंने क्षेत्राधिकारी सिधौली को भी फ़ोन किया और कहा कि मैंने आपसे इनकी कई बार शिकायत की है लेकिन आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इनसे बात करके इनको समझा दीजिए। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में पुराने रंजिश में दरवाजे पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है, जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने कारतूस के 4 खाली खोखे बरामद किए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण शर्मा। बुलंदशहर में फायरिंग का मामला सामने आया है। परिवार वालों का आरोप है घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग की गई है। पुराने मामले में फैसला करने का लगाया है आरोप। दरअसल पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले दिनों मामूली कहासुनी के बाद गोली मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था, जिसमें यह जिनके घर पर फायरिंग की है गवाह थे, जिसको लेकर लगातार ये फैसले का दबाव बना रहे थे। मगर फैसला न होने के चलते देर रात कुछ बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की। फायरिंग में 4 खोखे बरामद भी हुए हैं। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उधर इस मामले में थाना प्रभारी
खुर्जा ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला संज्ञान में आया है। तहरीर मिलने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। रिपोर्टर लाइव में आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।